हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज की शानदार क्लास में आपका भाई फिर से एक बार कहूंगा स्वागत है, क्योंकि आज का जो क्लास है ना बड़ा ही मजेदार है भाई सब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं क्लास 12 फिजिक्स के लिए। भाई किरचॉफ का जो नियम है चैप्टर 3 में, ये मान लीजिए आपका 4 नंबर सॉलिड है। किसी स्टेट में 5 नंबर का पूछ दिया जाता है, किसी स्टेट में 4 नंबर का, तो 4 से 5 अंक यहां से सॉलिड हो जाता है। किरचॉफ का धारा वितरण नियम जो है, किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, हाँ दोनों नियम तैयार करना है। कुछ बच्चे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि सर क्या एक ही नियम पढ़ना है, क्या द्वितीय नियम पढ़ना है, क्या हमको दोनों नियम पढ़ना है। तो आपको आज जितना भी मैं पढ़ाऊंगा मैं एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, केवल इतना ही। जैसे क्वेश्चन आएगा किरचॉफ के धारा वितरण का नियम लिखिए या किरचॉफ का नियम लिखिए और समझाइए, तो जितना मैं लिखूंगा उतना ही आपको लिखना है। बेहतर नोट्स बनाते चलें। अभी तक यदि पहले प्रीवियस जो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देखिए। आपको कांटेक्ट करना है इस नंबर पे और आपको पीडीएफ भी लेना है, 100 रुपए चार्ज है बेहतर रूप से तैयारी करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं किरचॉफ का धारा वितरण का नियम। अच्छा, किरचॉफ का नियम क्यों भाई 1842 में किरचॉफ ने अपना नियम क्यों दिया। ओम ने एक साधारण परिपथ के लिए धारा के निर्धारण के लिए भाई नियम बता दिया कि किसी भी साधारण परिपथ में हम धारा का मान कैसे निकाल सकते हैं, धारा की गणना कैसे कर सकते हैं। लेकिन कहीं जटिल परिपथ जब आ जाता था तो ओम का नियम लागू नहीं हो पाता था। ओम का नियम जटिल परिपथ के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए फिर भैया एक हमारे पास नए वैज्ञानिक आए, किरचॉफ जी। इनका पूरा नाम आप लोग लिख लीजिएगा। इनका पूरा नाम है गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। रॉबर्ट किरचॉफ इनका पूरा नाम है, किरचॉफ। ये सन 1842 में जटिल परिपथ के लिए धारा से संबंधित एक नियम, मतलब 2 नियम दिए, जिसे हम रॉबर्ट किरचॉफ का नियम कहते हैं या किरचॉफ का नियम कहते हैं। गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, ये नाम आपको याद रहना चाहिए, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि एक साधारण परिपथ है, उसमें धारा के मान के लिए जो निर्धारण है वो ओम के नियम के आधार पर किया जा सकता है किसी भी एक सिंगल परिपथ के लिए। लेकिन वहीं पे जटिल परिपथ आ गया, जैसे एक बंद लूप आ गया, फिर वहां पे धारा का निर्धारण कि भाई यहाँ पे विद्युत वाहक बल कितना है, धारा कितना है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। इसके लिए ओम का नियम पालन नहीं हो सकता था, मतलब ओम का नियम लागू नहीं हो सकता था। इसलिए भैया हमारे पास एक नए है ना भौतिक विदायक गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, जो कि 1842 में इन्होंने एक नियम दे दिया जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। उनके नियम के आधार पर 2 नियम यहां पढ़ते हैं। पहला नियम हमारा प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और जो दूसरा नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ये भी याद रखिएगा। जो किरचॉफ के 2 नियम है, पहला नियम किस पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा नियम जो है प्यारे बच्चों वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्लियर कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम आप लोग लिखेंगे। वैसे तो आप लिख भी सकते हैं कि भाई साहब जटिल परिपथ के लिए धारा के मान का निर्धारण करना कठिन था, इस कारण से सन 1842 में मतलब गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने है ना क्या कर दिया भैया, एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार प्रथम नियम लिख सकते हैं। इतना लिख लीजिएगा, लिखना चाहो तो लिख लो भाई साहब, मैं लिख देता हूं आपके लिए दिक्कत ना हो। कि जटिल परिपथ एवं नेटवर्क से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जटिल परिपथ एवं नेटवर्क मतलब कई सारे धारा एक साथ हो जाएं। नेटवर्क, जटिल परिपथ एवं नेटवर्क से संबंधित समस्याओं के निर्धारण के लिए सन 1842 में ये जर्मनी के भौतिकविद थे। कहां के थे, जर्मनी के, याद रखिएगा जर्मनी भौतिकविद। कहां के थे, जर्मनी भौतिकविद। ठीक है, कौन भाई साहब, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने ठीक है, किसने सन 1842 में जर्मनी भौतिकविद गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने
नियम दिया, नियम दिया, नियम दिया जिसके अनुसार देखो भाई, इन्होंने दो नियम दिया जिसके अनुसार, प्रथम नियम आप लोग हेडिंग लगाएंगे, प्रथम नियम, प्रथम नियम। दोनों नियम आप समझोगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो, थोड़ा सा संयम रखो, मजा तो तब आएगा जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे। पहले नियम में उन्होंने क्या बताया कि जैसे कोई भी परिपथ है, उसके किसी भी संधि पर एक से अधिक धाराएं आ रही हैं या जा रही हैं, तो उनके समस्त धाराओं का योग शून्य होगा। कैसे समझोगे? यहां पर मैं एक परिपथ बना रहा हूं, एक परिपथ, यहां पे एक संधि मान लो है ना, जैसे हमारे पास धारा बह रहा है, एक ही संधि पर 4-5 धाराएं हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक धारा इधर से आ रहा है, ठीक है, एक धारा इधर से आ रहा है, एक धारा इधर जा रहा है, एक धारा इधर से आ रहा है और एक धारा इधर जा रहा है। अब देखो ये जो हमारा संधि O है, इसमें मान लीजिए I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। अब ये जो हमारा जटिल परिपथ बन चुका भाई साहब, एक ही बिंदु पर 5-5 धाराएं, कुछ तो धारा आ रही है, कुछ तो धारा जा रही है। वैसे भी भाई साहब आप मान लीजिए एक पाइप के माध्यम से पानी लाइए और उस पाइप को 3 पाइप के साथ जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। तो भाई साहब एक चीज यहां पर निष्कर्ष निकालिए, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको देहाती भाषा में समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए एक मोटा सा पाइप है, इसमें पानी आ रहा है, इस पाइप को आपने कनेक्ट कर दिया, जानते हैं कितने पाइपों से? 3 पाइपों से। कितने से? 3 पाइपों से कनेक्ट कर दिया। ये लो, ये लो। तो भाई साहब एक चीज तो निष्कर्ष निकलता है कि यहां से जितना पानी आएगा, है ना, देखो जरा, यहां पे जितना भी पानी होगा, है ना, उतना ये तीनों में बट जाएगा। मतलब यहां से यदि मैं कह दूं कि इस बिंदु पर जितना पानी आया होगा, इस बिंदु से उतना ही पानी बाहर गया होगा। सही बात है कि नहीं भाई साहब? यहां से पानी आ रहा था, आप इसको कितने भी भागों में बांट दो ना। नहर से पानी आता है, नहर से आप छोटे छोटे नली 50 भाग बांट दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जितना पानी बाहर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, उतना ही पानी नीचे बटेगा। सिंपल है। कहने का मतलब यहां पर हमने क्या कहना चाहा है आपसे कि किसी भी संधि पर जितनी धाराएं आ रही हैं, जितनी धाराएं आ रही हैं, है ना, उनका मान और उस बिंदु से जितना धारा जा रहा है भाई साहब, उन दोनों का मान बराबर होगा। अधिक कम नहीं हो सकता है भाई, जितना आएगा उतना ही तो जाएगा। आपके पास जितना इनकम होगा उतना ही तो व्यय करोगे, किस्ट्रा व्यय कर दोगे। आपके पास जब पैसे ही नहीं तो कहां से व्यय करोगे? सिंपल है। तो मैंने क्या कहा कि पाइप के माध्यम से पानी आ रहा था, इस पानी को 5 भागों में बांट दो, तो भाई साहब जितना पानी आएगा उतना ही पानी जाएगा। अर्थात इस संधि पर देखो I1 आ रहा है, I2 आ रहा है और I4 आ रहा है। मतलब I1, I2 और I4 धाराएं आ रही हैं संधि की ओर, और इन तीनों का जो योग होगा, समझ रहे हो, और यहां पर O से I3 और I5 2 धाराएं बाहर की ओर जा रही। तो इन आपके पास जो 3 धाराएं हैं, I1, I2 और I4, ये जो 3 धाराएं हैं, इन तीनों धाराओं का योग जो होगा I3 और I5 के धाराओं के योग के बराबर होगा। सिंपल है, ये तो कोई भी व्यक्ति बता सकता था, लेकिन किरचॉफ के पहले किसी ने बताया ही नहीं था। किरचॉफ के पहले किसी ने बताया ही नहीं था। वैसे तो सबको पता है कि वास्तव में यार एक चालक तार है, यहां से चाहे 15 वायर से करंट आए, इधर से यदि निकल रहा 3 वायर से, तो चाहे 15 या 20 वायर से करंट आए, इससे मतलब नहीं है। यदि 3 वायर इधर लगा है तो 3 वायर से ही निकलेगा। सिंपल है। 3 वायर लगा है तो 3 वायर से निकलेगा। सिंपल है, समझ रहे हो? मतलब यहां पर प्रथम नियम में किरचॉफ ने बताया कि विद्युत परिपथ के किसी भी संधि या बिंदु पर मिलने वाले समस्त धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? समस्त धाराओं का योग या बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे किसी विद्युत, यहां पर लिख लो, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, संधि पर लिखो अच्छा रहेगा, किसी संधि पर मिलने वाले, किसी संधि पर मिलने वाले, किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग,
बीजगणितीय योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, समझ लिया आपने। हमने क्या कहा कि भाई साहब ये संधि है, परिपथ का एक संधि O है, और यहां पर देखिए जरा I1, I3, I2, I4, I5 पांच मतलब जो धाराएं हैं वो मिल रही हैं, जिसमें I1, I2 और I4 संधि की ओर आ रही हैं, I3 और I5 संधि से बाहर जा रहे हैं। माना परिपथ के संधि O, माना परिपथ के संधि O पर पांच धाराएं कौन कौन से, I1, I2, I3, I4 व I5 मिल रही हैं। कितने धाराएं मिल रहे हैं मेरे बच्चों? पांच धाराएं, I1, I2, I3, I4, I5। जहां धाराएं, कई सारे धाराएं भाई, इसलिए धाराएं लिख रहे हैं, I1, I2 और I4। देखो जरा I1 सॉरी मेरे बच्चों, I1, I2, I4 जहां धाराएं I1, I2, I4 संधि की ओर आती हैं, तथा धारा I3 व I5 संधि से बाहर जाती है। सही बात है कि नहीं भाई साहब? देखो जरा, I1, I2, I4 संधि की ओर आते हैं, और जो आपका I3, I5 संधि से बाहर जाते हैं। तब हमने क्या कहा, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, मतलब I1 आ रहा है तो प्लस, I2 आ रहा है तो प्लस, I4 आ रहा है तो प्लस, लेकिन जो I3 है वो बाहर की ओर जा रहा है, I5 वो बाहर की ओर जा रहा है। इनका भाई साहब विपरीत है इसलिए माइनस लगा दिए, और ऐसे में दिक्कत है तो फिर एक काम करो, आप क्रम से लगा दो, I1, I2, I3, I4, ये माइनस में है और ये प्लस में है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये आपने पढ़ा है किसके नियम से? किरचॉफ के नियम से, या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, तब किरचॉफ के नियम से। किसके नियम से? किरचॉफ के नियम से। सिस्टमेटिक लिखना है ना, नियम से क्या कहता है? बीजगणितीय योग कितना होगा? शून्य होगा, यानी समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। यहां पर हम कह रहे हैं कि I1 अंदर की ओर आ रहा है तो प्लस, भाई आ रहा है, हमारे पास पैसे की वृद्धि हो रही है तो प्लस, I3 बाहर जा रहा है, कमी हो रही है, इसलिए I4 अंदर प्लस, I5 बाहर की ओर है तो माइनस, इक्वल 0। यहां से यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप देखिएगा, बस यहां से देखो, माइनस वाले को पक्षांतर कर दो तो क्या निकल कर आएगा? I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर I3 धन I5। ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस है उधर जाकर के प्लस हो गया। यहां पर देखो क्या निष्कर्ष निकला कि संधि में आने वाली धाराएं बराबर संधि से बाहर जाने वाली धाराएं, इन जो संधि में जितने धाराएं आ रहे हैं उनका मान और संधि से जो बाहर जा रहे हैं उनका मान क्या होता है? बराबर होता है। इससे निष्कर्ष निकल गया कि संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग और संधि से निकलने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। कोई नहीं रोक सकता आपके नंबर काटने में, है ना भाई साहब? मतलब कोई नहीं रोक सकता नंबर पाने के लिए, काटने में नहीं भाई साहब, पाने के लिए। ठीक है, सॉरी इसके लिए। चलो, तो मतलब पूरे के पूरे अंक आपको मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, जीभ भी लड़खड़ा जाती है, समझा करो भाई साहब, है ना। चलो, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किस पर आधारित है भाई साहब? तो आप लोग लिख लेना, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। गर्मी मस्त है, बेहतरीन, पानी भी बीच बीच में पीना पड़ता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया कंप्लीट।
हम यहाँ पर क्लीन करने वाले हैं, तो कृपया जो बच्चे नहीं लिखे हैं तो लिख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में हमें दोष नहीं देंगे। ठीक है, तो भाई किरचॉफ का प्रथम नियम कंप्लीट हो गया। द्वितीय नियम है, उसे हम पास या लूप का भी नियम कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे, कौन सा नियम भाई साहब? किरचॉफ का द्वितीय नियम। थोड़ा सा ये बड़ा है, प्रथम नियम से थोड़ा सा बड़ा है। पहला नियम तो कुछ भी नहीं है, अरे एक संधि है, संधि पे जितने धाराएं मिल रहे हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। इतना सिंपल था, लेकिन थोड़ा कुछ ज्यादा समझा देना पड़ता है ना भाई। कुछ बच्चे तो कहेंगे सर ज्यादा लंबा वीडियो बना रहे हो, मजा नहीं आ रहा है ना, थोड़ा छोटा बनाओ, जैसे कॉपी पेन में बनाते थे। कॉपी पेन में क्या होता था ना, लिख के अपन समझा देते थे, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे भी लिख दें ना तो बच्चों का कमेंट आता है कि सर थोड़ा सा लिख दिया करो, परिभाषा लिखते हैं या उसका पूरा डिटेल लिख देते हैं तो नोट्स बनाने में आसान होता है। इसलिए हमें भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और आपके लिए पूरा लिखना पड़ता है। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे द्वितीय नियम। क्या? किरचॉफ के धारा वितरण का द्वितीय नियम। हेडिंग लगाओ भाई साहब, द्वितीय नियम। क्या? द्वितीय नियम। इस द्वितीय नियम का दूसरा नाम क्या है? द्वितीय नियम, इसे हम लूप का नियम, क्या? लूप या पास का नियम भी कहते हैं। ओके, लूप या पास का नियम भी कहते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा समझा देना चाहते हैं। जैसे अभी आपने प्रथम नियम देखा, प्रथम नियम में क्या था कि खुला परिपथ था, किसी भी संधि पे 3 धाराएं आ रही, 4 धारा आ रही, 5 धारा निकल रही, इससे मतलब नहीं है। किसी भी संधि पे 10 धाराएं कुल मिला करके, उसके लिए तो ठीक था। अब यदि बंद परिपथ आ जाए, देखो ना बोला है लूप या पास का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसे लूप या पास का नियम कहते हैं, तो मतलब एक बंद परिपथ का हमको रचना करना पड़ेगा। तो बंद परिपथ बनाते हैं और बंद परिपथ में कहीं ना कहीं विद्युत का स्रोत होगा। तो चलिए यहां पे शुरू करते हैं। जैसे हम यहां पर एक सेल बना दें, एक सेल पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और इसके साथ चालक तार का प्रतिरोध है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा हो जाए भाई साहब तो समझिएगा, है ना। देखो जरा, ये हमारा पहला सेल हो गया, इसके साथ दूसरा सेल जुड़ा है, इसके साथ दूसरा सेल जुड़ा है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ये लो भाई साहब, ठीक। फिर प्यारे बच्चों, फिर आगे इसको एक और बंद लूप के सहारे से इसको जोड़ दो। ठीक है, इसको और एक बंद लूप के सहारे से जोड़ दो। लेकिन ये चालक तार है, इस चालक तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, है ना। तो प्रतिरोध भी हम लगा देते हैं, तो प्रतिरोध हम लगा के चलेंगे। यहाँ पे सेल नहीं जुड़ा है, मतलब यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं। एक हमारा R1 हो गया, दूसरा R2 और तीसरा R3 हो गया। कोई दिक्कत? चलो, इसके कारण जो धारा बहेगी वो I1 धारा है, इसके कारण जो धारा बहेगी वो I2 धारा है। इसका जो विद्युत वाहक बल E1 हो जाएगा, इसका विद्युत वाहक बल E2 हो जाएगा। जब हम यहां से चलना शुरू करेंगे, भाई यहां से चलेंगे स्टार्टिंग से, तो ऐसा एक बंद लूप बनाएंगे, A V C D A, और फिर यहां पर हम लिख सकते हैं E F। तो एक बंद लूप यहां भी बन सकता है, एक बंद लूप ये बनाएगा, एक बंद लूप ये बनाएगा। अब दोनों बंद लूपों में हम इसका नियम प्रतिपादित करेंगे। ठीक है, कि भाई साहब हमारा एक क्या बन चुका है, बंद लूप। अब इस बंद लूप के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही 2 ही सेल हो, आप 2 4 10 सेल जोड़ सकते हो, बंद लूप बना सकते हो, जितने भी बंद लूप बनाना बना दो, हमें क्या दिक्कत है। अब यदि मैं कह दूं कि ये धारा I1 है, I2 जब दोनों जुड़कर आएगा तो यहाँ पे जो धारा है वो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। सही बात है कि नहीं? यहाँ पे जो धारा आएगा, भैया I1 आ रहा है, यहाँ से I2 मिल गया, तो नीचे जो धारा बह रहा है वो I1 प्लस I2 है। इतना क्लियर हो तो फिर आगे चले, मजा तो अब आने वाला है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपका। जो नीचे जो धारा बह रहा है, इसमें जो धारा बह रहा है वो I1 प्लस I2 है। अब देखो क्या बताया कि जैसे हमारे पास ये विद्युत परिपथ है, तो किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप में जो विद्युत वाहक बल है इसका बीजगणितीय योग, देखो जरा कितने विद्युत वाहक बल है, 2 सेल हैं तो 2 विद्युत वाहक बल। तो किसी बंद परिपथ में या किसी परिपथ के बंद लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। फिर समझो क्या बताया दूसरा नियम, भाई ये हमारा एक बंद परिपथ है, तो किसी परिपथ के बंद लूप या बंद पास में विद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग है,
विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में नहीं आया? फिर से समझो जरा मैं क्या कहना चाहता हूं। थोड़ा इस नियम को समझना कठिन होता है, कुछ बच्चे इसमें डाउट हो जाते हैं और कहते हैं सर समझ में नहीं आया। दूसरा नियम थोड़ा सा कठिन है पहले नियम की अपेक्षा, कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं एक बंद लूप का निर्माण किया, बंद लूप में ये देखा कि विद्युत वाहक बल कितने हैं, उनको मैंने जोड़ दिया। ठीक है सर, बीजगणितीय योग। अब प्लस माइनस का कैसा खेल होता है वो भी मैं बताऊंगा। बोले सर प्लस कह रहे थे, यहाँ पे तो माइनस कर दिए प्लस के जगह, वो अलग है। प्लस का मतलब भाई साहब जोड़, योग। अब वो खुद ऑलरेडी माइनस लेके आ रहा है, एक दूसरे के विपरीत है तो माइनस चिन्ह तो लगाना पड़ेगा। ये चीज नोट डाउन कर लिया करो। तो क्या बताया किरचॉफ ने द्वितीय नियम में कि एक आपके पास बंद लूप है, अब उस बंद लूप में कितना विद्युत वाहक बल है उसका बीजगणितीय योग लगा लो, और वो किसके बराबर है? तो बंद लूपों में बहने वाली धारा और बंद लूपों का प्रतिरोध आपस में गुणा कर दो, फिर बीजगणितीय योग कर दो। उनका जो मान है ये आपका विद्युत वाहक बल है, इसके बीजगणितीय योग के बराबर है। फिर से समझो, एक बार नहीं 10 बार समझो, जब तक समझ में न आ जाए। वीडियो को 2 बार 3 बार देखो तब तो समझ में आएगा। एक बंद लूप है, इस बंद लूप में यानी परिपथ के बंद लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, जितने विद्युत वाहक बल है उसको जोड़ दिया हम, है ना। और फिर इस परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर है? किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप में या बंद पास की बात करते हैं, है ना। चलिए यहां पर लिख दूं, थोड़ा सा लिख दूं मैं। किसी विद्युत परिपथ ये विद्युत परिपथ है हमारा, देखो जरा। किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप इसका दूसरा नाम क्या है? पास। किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप या पास, है ना, में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, देखो किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथ के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ रहे हो? मतलब कहने का अर्थ ये निकला कि किसी भी बंद परिपथ में कितना विद्युत वाहक बल है उसका भी, किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप या पास में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथ के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो बंद लूप है ना, ये बंद लूप, इसमें 2 बंद लूप है। अब इस बंद लूप में कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? कि जब भी हम बंद लूप की बात करते हैं, तो चाहे हम दाएं भाग की ओर से चलें या बाएं भाग की ओर से चलें, अर्थात बिंदु ए से चाहे हम ए से बी से सी से डी से ए तक आए, या ए से चले डी तक, डी के बाद सी तक, और सी के बाद बी तक, और बी से ए तक। यानी बंद लूप तभी बनता है प्यारे बच्चों जब हम एक निश्चित बिंदु से चलें और फिर पूरा बंद लूप से होकर के पुनः उसी बिंदु पर आ जाए, तभी वो बंद लूप बनेगा।
यानी हम जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किए हैं घूम करके उसी बिंदु पर आ जाए तभी वो बंद लूप का निर्माण करेगा। चाहे वो दक्षिण भाग से होकर चले या वाम भाग से होकर चले, यानी चाहे वो बाएं दिशा में या दाएं दिशा में कहीं भी मुड़े हम, लेकिन जिस बिंदु से चले उसी बिंदु पर वापस आ जाएं। जैसे हम बी से चलना शुरू करें तो बी से ई, ई से एफ, एफ से सी और सी से बी, तभी ये बंद लूप का निर्माण होगा। किरचॉफ ने बताया भाई कि ऐसे ही नहीं तुम ए से चलो बी और सी डी तक पहुंचे आपका बंद लूप हो गया। यदि हम इस बंद लूप को बताना चाहेंगे तो ये जो बंद लूप बनेगा तो ए से बी पहुंचे, बी से सी, सी से डी, फिर डी से, तब ये बंद लूप कहलाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप कह दो ए बी सी डी सर यही बंद लूप है, ऐसा नहीं। जिस बिंदु से चले हैं उसी बिंदु तक जब हम वापस लौट जाते हैं तभी वो बंद लूप कहलाता है। तो जो हमारा ये बंद लूप है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। अब दूसरा क्या कंडीशन है कि जब भी हम धन से, जैसे यहां पर ऋण से धन की ओर, देखो धारा की दिशा ऐसे है, जब भी हम ऋण से धन की ओर चलेंगे तो इसको प्लस लेकर चलेंगे, लेकिन वहीं पे जब ऐसा हम आकर के इधर चलना शुरू कर देंगे, देखो जरा यहां से चले और फिर हम ऐसा जाना चाहेंगे, यानी हम यहां से ऋण से धन तक जाएंगे लेकिन फिर आगे चलकर धन से ऋण की ओर जाएंगे। तो जब ऋण से धन की ओर जाते हैं, ठीक है, तो विद्युत वाहक बल हमारा धन होता है, लेकिन जैसे ही हम धन से ऋण की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिया जाता है। याद रखियो भाई साहब, याद रखियो। फिर से हम क्या कर रहे हैं, दूसरा कंडीशन हम क्या कर रहे हैं कि भाई साहब हम जब भी ऋण से धन की ओर जाएंगे तब विद्युत वाहक बल धनात्मक लेंगे, लेकिन वहीं पे जब हम धन से ऋण की ओर चलना शुरू कर देंगे तो वही विद्युत वाहक बल ऋणात्मक ले लेंगे। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा कंडीशन आ जाता है धारा। तीसरा कंडीशन धारा क्या कह रहा है कि जैसे ही हम धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लेंगे उसमें भी चिन्ह है भाई साहब। तो यदि धारा के अनुकूल चल रहे हैं कि धारा इधर बह रही है और हम इसी दिशा में ले रहे हैं तो प्लस ले लेंगे, लेकिन धारा इधर जा रही है और हमारी दिशा इधर है तो यदि हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो धारा में भी ऋणात्मक चिन्ह लगाना पड़ेगा। फिर से समझो तीन कंडीशन। किरचॉफ ने क्या कहा कि बंद लूप तभी बनेगा जिस बिंदु से आप चलो, चाहे बाएं दिशा में घूमो चाहे दाएं दिशा में, जिस बिंदु से चलो उसी बिंदु पर आप वापस आ जाओ तभी वो बंद लूप कहलाएगा। दूसरा बोला भाई साहब कि जो हम यदि ऋण से धन की ओर, नोट करना, ऋण से धन दिशा में जाएंगे तो प्लस लेकर चलेंगे, लेकिन कहीं यदि ऐसा हम मुड़ गए तो धन से ऋण की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि बंद लूप ऐसा बना रहे हैं, बंद लूप ऐसा बना रहे, ये देखो डायरेक्शन, तो हम इधर से आएंगे ऐसे मुड़ेंगे तो भाई साहब जब धन से ऋण जाएंगे तो ऋण लेना पड़ेगा। ओके सर। अब देखो यदि हम धारा के अनुदिश चिन्ह ले रहे हैं, धारा बह रहा है, धारा के अनुदिश चिन्ह ले रहे हैं तो हमारा प्लस होगा, लेकिन वहीं पे धारा के विपरीत चिन्ह ले रहे हैं तब वहां पर जो प्रतिरोध या धारा का गुणनफल भी ऋणात्मक चिन्ह होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर हो गया? कुछ नहीं लिखना है, आप सिंपल तरीके से लिखोगे। ठीक है, हम यहां पर लिखना चाहते हैं एक विद्युत परिपथ हमारे पास है, विद्युत परिपथ के बंद लूप, देखो जरा, ए से बी चले, बी से सी चले, सी से डी चले और डी से ए चले। ये जो बंद लूप है इसमें हम क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। विद्युत क्या कहा था? ऋण से धन दिशा, हाँ सर सही है, और जैसे ही चला ऐसे तो धन से ऋण हो गया, और जैसे धन से ऋण हो गया तो माइनस लगा दिए। उस पर प्रवाहित धारा, हाँ सर I1 और R1 प्रतिरोध का गुणनफल, और यहां पर हो जाएगा I2 और R2, यहां पे प्रतिरोध का गुणनफल हो गया I2 और R2। अब इसका बीजगणितीय योग लगाएंगे, लेकिन बीच में धन होगा कि ऋण, इस बात में संशय है कि भाई साहब हमने I1 की बात कही, ठीक है सर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, लेकिन यहां पे I2 के विपरीत चल रहे हैं इसलिए यहां पे माइनस हो जाएगा। देखो जरा क्या बताया किरचॉफ ने, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, उसमें प्रतिरोध और धारा का गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर, यानी जो आपका धारा है उसके संगत प्रतिरोध है, इनका गुणा करेंगे फिर बीजगणितीय योग के बराबर है। ये आपके पहले बंद लूप की बात हो गई। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से या किरचॉफ के नियम से समझ रहे हो। अब इसी प्रकार एक बंद लूप और यहां पर बन रहा है, अब देखना थोड़ा सा, तथा बंद लूप, बंद लूप यहां से चलो बी से ई,
E से F और F से C और C से B में, इन दोनों में विद्युत वाहक बल, तो केवल विद्युत वाहक बल यहां है, यहां तो है ही नहीं, तो आपका हो जाएगा E2। कितना हो जाएगा? E2। अब देखो जरा, थोड़ा समझिए होगा भैया, क्या मैं कहना चाहता हूं कि यहां से चलना, इसका डायरेक्शन ठीक है, धारा केंद्र से चल रहे हैं, तो इसके संगत प्रतिरोध हमारा R2 है और जिसमें धारा I2 है, और जैसे ही यहां चल रहे हैं तो धारा इधर ही जा रही है, तो यहां पर प्लस ही होगा। धारा कितना है? I1 प्लस I2 है, और प्रतिरोध कितना है? R3 है। तो ये आ चुका है यहां पे, और इतने में आपको पूरे अंक मिल जाते हैं, इससे एक्स्ट्रा लिखना ही नहीं है। बंद लूप BEFCB में हो जाएगा, अब B से E चले, E से F चले, F से C चले और फिर से B चले। इस प्रकार से बंद लूप का निर्माण हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि किरचॉफ का दोनों नियम आप समझ गए होंगे। इतना ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ज्यादा कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा यदि आप ज्यादा लिखोगे भाई साहब, सीमित लिखना है, और जितने में आपको अंक पूरे के पूरे मिल जाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। देश से प्रेम करने वाले, सेशन को पसंद करने वाले प्लीज कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।